तो आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1550 टू 1700 का सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था वीडियो अपलोड करने में बिकॉज ऑफ माय ट्रेनिंग्स। तो मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पा रही थी रेगुलरली। अब से आई विल ट्राई कि रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड करूँ एग्ज़ाम्स से पहले। तो कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द आर्किटेक्चर अंडर मुगल्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के बारे में बताना है हमें, मुगल्स के टाइम पे क्या क्या आर्किटेक्चर था और क्या उन्होंने रेड फोर्ट कैसे बनाया। तो रेड फोर्ट को लाल किला भी कहते हैं। रेड फोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज लाल किला क्योंकि उसको लाल पत्थर से बनाया गया था। लाल पत्थर को इंग्लिश में बोलते हैं रेड सैंड स्टोन। तो रेड फोर्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज लाल किला इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंड स्टोन और ये ओल्ड दिल्ली में लोकेटेड है। तो इसमें दो चीज़ें ज़रूर से लिखना, डेट और कहाँ पे लोकेटेड है। दिल्ली में लोकेटेड है और इसको बनाया गया था 1639 में शाहजहाँ के द्वारा। तो शाहजहाँ एक मुग़ल एम्परर थे जिन्होंने सोचा कि आगरा से शिफ्ट करके कैपिटल को दिल्ली में ले जाते हैं। तो उन्होंने अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया और फिर दिल्ली की शान बढ़ाने के लिए वहाँ पे रेड फोर्ट बनवाया 1639 में। तो इसको रेड और वाइट पत्थर से डिज़ाइन किया गया है। किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ये वही इंसान है जिन्होंने ताजमहल भी बनाया था। तो उस्ताद अहमद लाहौरी जिन्होंने रेड फोर्ट बनाया है और जिन्होंने ताजमहल बनाया है, उन्होंने ही रेड फोर्ट को भी डिज़ाइन किया है और बनाया है। अब अगर हम और स्पेसिफिकली इसकी लोकेशन देखें तो जो यमुना रिवर है उसी के पास में रेड फोर्ट बनाया है। ये इसलिए नदी के पास बनाया गया था ताकि उसका पानी की वजह से, मतलब कि फोर्ट के आसपास पानी रहेगा तो उसकी वजह से जो दुश्मन है वो अटैक करने नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो उनको मुश्किल होगी। ये रीज़न था कि ये यमुना रिवर के पास में है। उसके बाद अगर हम आज के टाइम में देखें तो हर इंडिपेंडेंस डे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर सर रेड फोर्ट के गेट पे जाके तिरंगा लहराते हैं और अपनी स्पीच देते हैं। तो आज के टाइम पे भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये सारा मैंने फैक्चुअल डाटा डाला है इसमें। इसके अलावा तुम खुद से ऐड करके क्वेश्चन में लिख सकते हो कि उसमें बहुत सारे फव्वारे वगैरह हैं, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है उसका, दीवारों पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं जो हमारे हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सेकेंड चीज़, इस यूनिट में एक और टॉपिक है ताजमहल। उसमें भी यही लिखना है कि वो किसने बनाया था, क्यों बनवाया गया था, और मतलब वो बेसिक था इसलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। थोड़ा बहुत गूगल से सर्च कर लेना। तो ये यूनिट में तुम्हारा रेड फोर्ट और ताजमहल दोनों कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन ऑफ चक्कीनामा एंड चरखानामा इन पॉपुलराइजिंग सूफिज़म। सूफिज़म को फैलाने में चक्कीनामा और चरखानामा इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। तो अब ये दोनों क्या थे? ये दोनों एक काइंड ऑफ पोएम्स थी, पोएटिक कॉम्पोजिशंस हैं। इनको बनाया या लिखा तो पोएम के ही फॉर्म में गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग इनको गुनगुनाने लगे थे, गाने लगे थे अपने फ्री टाइम में। तो चक्कीनामा से स्टार्ट करते हैं। चक्कीनामा एक ट्रांसलेशन है बुक ऑफ द फ्लोर मील का। मतलब कि चक्की से हमें समझ आ रहा है चक्की क्या होती है, चक्की का आटा खाते हैं हम। तो चक्कीनामा को सिम्बलाइज़ किया गया, फ्लोर मील से सिम्बलाइज़ किया गया है, जिसका मतलब है कि आप कैसे ट्रांसफॉर्म होते हो, अपनी जो आत्मा है, सोल है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक अच्छी उसमें। अगर आप भगवान में अपना ध्यान लगाओगे, अच्छे काम करोगे, इंसानियत निभाओगे, तो इन सारी चीज़ों को करने से खुद को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है इस एग्जांपल से। कि जैसे कि जब वो गेहूँ होता है वो गेहूँ किसी काम का नहीं है, लेकिन वो पिस जाता है, आटा बन जाता है, तो वो हमारे खाने के काम आता है। वही चीज़ इन्होंने चक्कीनामा के थ्रू एक्सप्लेन की है कि आपका सोल अगर भगवान में ध्यान लगाएगा तो वो अच्छा बन जाएगा। तो लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे लगने लगी थी उस टाइम पे और वो सूफीज़म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। उनके जो आइडियाज़ थे, ये बिलीव्स थे जो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। उसके बाद एक और आया था चरखानामा। चरखानामा सिंबलाइज करता है बुक ऑफ द स्पिनिंग व्हील को, जो घूमता हुआ एक चक्कर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है चरखानामा। इससे लोगों को क्या समझ आया था चरखानामा से? जैसे कि एक स्पिनिंग व्हील होता है, वो कॉटन से
थ्रेड बना देता है। मतलब कॉटन किसी काम की नहीं थी, लेकिन जब वो स्पिनिंग व्हील में गई, उसको जब बनाया गया तो धागा बन गया जिससे कपड़े बनते हैं। तो कितना यूज़फुल हो गया एकदम से। वही चीज़ उन्होंने समझाई है चरखानामा में कि आप अगर अपने आप पे काम करोगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, भगवान में ध्यान लगाओगे, तो आप भगवान के भी क्लोज़ हो जाओगे और अपनी लाइफ भी बहुत इम्प्रूव कर लोगे। इससे उन्होंने इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया था, सिंप्लिसिटी की, हार्ड वर्क की, पेशेंस की। मतलब इन सारी चीज़ों से ही हम भगवान को भी पा सकते हैं और अपने इनर सेल्फ को भी पा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने समझाई थी बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ, जो कि हमारी एवरीडे लाइफ में होती हैं, ये स्पिनिंग व्हील और आटा एंड ऑल। तो ये इसी वजह से सूफिज़म एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता गया इन पोएटिक कॉम्पोजिशंस की वजह से, और इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था उस टाइम पीरियड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऐसे ऑन 17th सेंचुरी मैरीटाइम ट्रेड। जब 17th सेंचुरी आई थी तो उस टाइम पे बहुत ही मतलब डेवलपमेंट का पीरियड था वो। मैरीटाइम ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंस मिल रही थी उसको उस टाइम पे, क्योंकि ग्लोबल कॉमर्स का टाइम था वो। मतलब कि जहाँ पे एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म होता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सारी कंट्रीज़ अपने आप को डेवलप कर रही थी ट्रेड में। सब ट्रेड करना चाह रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे। इसीलिए 17th सेंचुरी का मैरीटाइम ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे ऑफ कोर्स हमारे पास एयरक्राफ्ट्स वगैरह नहीं थे, पैदल हम नहीं जा सकते हैं इतनी दूर। तो मैरीटाइम ट्रेड, पानी समुद्र में से जो ट्रेड होता था वही होता था उस टाइम पे। इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारी कंपनीज़ भी इमर्ज हुई थी जिनकी वजह से ये इसको इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा था ट्रेड को। तो ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं। यूरोपियन पावर्स हैं जैसे पोर्टुगल, स्पेन, नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस। ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव थे मैरीटाइम ट्रेड में, एक्सप्लोर करने में, कॉलोनाइजेशन में। मतलब कॉलोनाइजेशन होता है जब आप दूसरी कंट्री को अपना गुलाम बना लेते हो, जैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इंडिया। तो ये लोग ट्रेड कर रहे थे, कॉलोनीज़ बना रहे थे, अपनी कॉलोनीज़ बना के ही तो ट्रेड कर रहे थे ना। ब्रिटिशर्स भी तो यही कह के इंडिया में आए थे कि हमें ट्रेड करना है। बाद में वो बिल्कुल रूल करने लग गए थे इंडिया पे। तो ऐसे सब कंपटीशन होने लग गया। ब्रिटिशर्स ने किया, फ्रांस ने किया, पोर्टुगल ने किया, स्पेन ने किया, एक दूसरे को देख के। तो काफ़ी ज़्यादा वो कंपटीशन का पीरियड था 17th सेंचुरी का। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि जो कंपनीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही थी, जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनीज़ बन रही थी, एक दूसरे को कॉम्पीट कर रही थी, कंपटीशन दे रही थी, जिसकी वजह से हमारे ट्रेड रूट्स जो है, कॉलोनीज़ हुई, मोनोपोलाइजिंग ट्रेड हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम से एक्टिव हो गई, जिसकी वजह से वैल्यूएबल कमोडिटीज़ जैसे कि स्पाइसेस, मसाले जो होते हैं, चाय पत्ती, सिल्क, इन सब का बहुत ज़्यादा ट्रेड होने लग गया कंट्रीज़ के बीच में। इनकी इंपॉर्टेंस समझ आने लग गई लोगों को। इनको मतलब हम और अच्छे तरीके से यूज़ करने लग गए, अब इनके फ़ायदे उठाने लग गए थे हम मसालों के, और जो भी चीज़ें ट्रेड होती थी उस टाइम पीरियड में। उसके बाद बहुत सारे हब्स बन रहे थे, पोर्ट्स बन रहे थे। पोर्ट्स होते हैं समुद्र पे जहाँ पे हम आप शिप्स को खड़ा करते हैं, जैसे कि पार्किंग एरिया होता है कार्स के लिए, वैसे ही शिप्स का भी होता है। पोर्ट्स होता है जहाँ से ट्रेड होता है, बेसिकली स्टार्ट होता है। तो मुंबई में था जो पोर्ट सबसे पहले, आई थिंक मुंबई में था। तो उसके बाद और जगहों पे भी बनने लग गया, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो फास्ट हो गया, वास्ट हो गया, फास्ट एंड वास्ट, लाइक तेज़ हो गया और थोड़ा फैल गया। तो ये था 17th सेंचुरी में जो ट्रेड था, इसके रीजंस फैलने के। उसके बाद सिटीज़ लाइक एम्स्टर्डम, लंदन, लिस्बन, ये सारे मेजर सेंटर्स बन गए ट्रेड के। यही कंट्रीज थी जो सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रही थी, क्योंकि ये रिच थे, इनके पास रिसोर्सेज थे बहुत ज़्यादा उस टाइम पीरियड में, और ये कॉलोनी भी नहीं थे किसी की। तो ये बहुत ज़्यादा ये एक एक्टिव सेंटर बन गए थे ट्रेड का, फाइनेंस का और एक्सचेंज ऑफ गुड्स का बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। आपस में बहुत ज़्यादा गुड्स एक्सचेंज कर रहे थे ये लोग। उसके बाद ये ट्रेड इतना सक्सेसफुल कैसे हो पाया था? तो सबसे पहला रीज़न तो था, जो हमारे मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, अपने साथ ना बहुत बड़े बड़े वेसल्स लेके जाते थे, जैसे कि गैलॉन्स, क्रैक्स। इन वेसल्स में वो कैरी करते थे अपनी जो भी आइटम्स होती थी वैल्यूएबल। उनको एक मतलब टेक्निक आ गई थी, तरीका आ गया था कि आप कैसे ट्रेड करना है, किस में लाना है। मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको नहीं पता कि चीज़ को कैसे इकट्ठा करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, या मतलब कैसे उसको सॉर्ट करके जचाना है, लाना है, तो ट्रेड करना इजी नहीं है।
तो उस टाइम पे मर्चेंट्स को ये चीज़ पता चल गई थी कि कैसे करना है, कैसे चीज़ों को इधर से उधर करना है। पहला रीज़न तो ये था सक्सेसफुल ट्रेड के पीछे। सेकंड थे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस टाइम पे भी जो ट्रेडर्स थे वो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, जैसे कि नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, कंपस, एस्ट्रोलॉब। तो इन सारी चीज़ों से पता चलता था डायरेक्शंस का, कहाँ पहुँचे हैं, कोई ख़तरा तो नहीं है आगे, एंड ऑल। तो इस वजह से मैरीटाइम ट्रेड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इवन जो ये कंपटीशन बढ़ रहा था कंट्रीज़ के बीच में, यूरोपियन पावर्स के बीच में, उसकी वजह से काफ़ी सारी वॉर्स भी हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स हुई। जैसे कि वन ऑफ एग्जांपल है एंग्लो डच वॉर या 30 ईयर्स वॉर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा था 17th सेंचुरी में और मैरीटाइम ट्रेड पे भी। तो 17th सेंचुरी में एक बहुत मतलब आज भी बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड माना जाता है, क्योंकि उसकी वजह से डेवलपमेंट भी देखने को मिली, वॉर्स भी हुई, कंपटीशन बढ़ा, चीज़ें इंप्रूव भी हुई, कुछ बुरी भी हुई, लेकिन एटलीस्ट सम चेंजेस आए उस टाइम पीरियड के बाद, उस ट्रेड के बाद, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें बदली गई। तो यही थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोनों पार्ट्स अगर आप देख लोगे, ये सेकंड पार्ट है, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट भी वॉच कर लो। अगर आप दोनों पार्ट्स कवर कर लेते हो मेरी वीडियो से तो आप पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबरों से। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड फॉर मोर सच कंटेंट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।